अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। कल काफ़ी दिनों के बाद ट्विटर पे किसी बात पे रिएक्ट करने को दिल चाहा और यकीनन बात की जा रही थी तफसीली फैसले की जो कि इस स्पेशल कोर्ट के हवाले से है, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से वर्डिक्ट दिया, उनको सज़ाए मौत का हुक्म सादिर किया। और अभी 2 रोज़ तक तो हम ये सोच रहे थे कि देखें तफसीली फैसला आता है तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल के भी हमने आपको इसमें स्टेटमेंट सुनवाई, उनका जो रिस्पॉन्स था मीडिया के लिए वो भी आपके सामने था, उस पर हमने बात भी की। और दिल ये चाह रहा था कि शायद इस तफसीली वर्डिक्ट में हमें समझ आए कि सिनेरियो हुआ क्या है, क्यों इतना सख्त तरीन फैसला, ट्रायल इन एब्सेंशिया क्यों हुआ, क्या ये फेयर ट्रायल था, एंड वी वर होपिंग कि देयर वाज नो डिविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब ये तफसीली फैसला आया तो जिस तरह कल हम देख सकते हैं कि डीजी ISPR आसिफ गफूर साहब ने भी कहा कि तमाम बदतरीन खदशात जो हमारे और पाकिस्तान के हर शहरी के थे वो हमारे सामने आए। आपको बताते चलें कि इसमें जो कल मंजर-ए-आम पे बार बार बात आ रही थी, कहने में ही बहुत मुश्किल लगती है और मैं दिल आज़ारी होगी उन तमाम लोगों की जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अपना हीरो मानते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब की खिदमात का एतराफ़ करते हैं। जिस तरह का वो जुमला है कि ना सिर्फ ये कहा गया कि सज़ाए मौत दी जाए, लेकिन अगर उनकी तिब्बी मौत इस सज़ाए मौत से पहले वाकिफ हो जाती है तो उनकी लाश को घसीट कर लाया जाए और टी चौक पर लटकाया जाए। कल मैं कुछ न्यूज़पेपर्स को और उनकी हेडलाइंस को देख रही थी, आखिरी दफ़ा ऐसा वाक़या कि किसी को इतनी सख्त तरीन सज़ा दी जाए, इतनी नफरत अंगेज़ी, इतना इश्तियाल हो, वो तकरीबन 13वीं सदी में कहा जाता है और वो भी एक रेवोल्यूशनरी एक माहौल था जिसके अंदर ये हुआ। बात यहाँ पे आया है अनवर मंसूर साहब जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये फैसला और जिस तरह इसको लिखा गया है, जिस तरह इसके ऊपर वजाहत की गई है, ये गैर आइनी, गैर शरई और गैर इखलाकी है। आपको बताते चलें कि 3 रुकनी ये बेंच थी और उसमें से जस्टिस वकार अहमद सेठ साहब का ये कहना था, ये उनका लिखा हुआ फैसला है। और कल जब लोगों का इस पे एक एहतजाज, एक रद्द अमल आया और जितने भी कानून को समझने वाले लोग, ये कानून दान हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की दीनी शरई जमातें जो ये समझती हैं कि शरीयत की रूह से चीज़ों को किस तरह देखना चाहिए, उनका भी मानना है कि ये यकीनन गैर इस्लामी एक सज़ा और इस तरह का फैसला है। सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि यहाँ पे होने वाले तमाम फैसले, तमाम कवानीन शरीयत के रूह से होंगे और कोई भी ऐसा फैसला जो दीनी अहकामात और शरीयत से तसादुम रखेगा उसकी कतन कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले इतला तो ये है कि जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं उनका मानना यह है कि ये फैसला गैर शरई है और इसी वजह से ये गैर आईनी भी है। फिर इसके अलावा जो बात मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख देती है और उसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, नफरत अंगेज़ी। हम बार बार कहते थे कि इश्तिआल, ज़्यादती, इंतहा पसंदी का जो बीज बोया जा रहा है उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई भी तबका, कोई भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स शायद इससे बच नहीं सकेगा। और कल ये फैसला आना हमें इसी हकीकत से आया करता है और ये इसका सबसे ज्यादा तकलीफ दे पहलू है। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई सियासतदान इस तरह की कोई बड़ी एक्सट्रीम बात करता है तो आप कहते हैं कि ये अपनी सियासत चमका रहा है। अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से कोई ओहदेदार ऐसी बात कर ले तो आप कहते हैं कि उनमें तो जाहरियत है जी, वो शायद डू और डाई वाली सिचुएशन में होते हैं, वॉर को, ट्रॉमा को फेस करते हैं और उनका एक बड़ा एब्सोल्यूट रिजॉल्व होता है चीज़ों की तरफ। लेकिन ख़ास तौर पर एक मुंसिफ जिसका काम है इंसाफ करना, जिसका काम है कि जज्बात की शिद्दत में ना बह जाना और चीज़ों को वाकई कानून के दायरे से देखना कि आइन क्या कहता है, कवानीन क्या कहते हैं और मेरी अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी को, अपनी नफरत को, अपनी मोहब्बत को बालाए ताक रख कर मुझे तो एक मुनसिफाना फैसला देना है। जब उस क्वार्टर तक में ये नफरत अंगेजी इस हद तक बढ़ जाएगी कि आप शख्सी बुनियादों पे इस तरह का फैसला देने लगें जिसकी ना आइन में गुंजाइश है, ना शरीयत में गुंजाइश है और सबसे बढ़कर जो इखलाकियात के कायदे से भी निकल के आगे बियॉन्ड चला जाए, दैट इज़ रियली अ मोमेंट जब हमें आपको सबको सोचना चाहिए कि आखिर हम कैसे माशरे में रह रहे हैं और हम अपना क्या हाल कर चुके हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर तफसीली फैसले जो रद्द अमल आया और कई हमने देखा कि इस पर आला सतह के इजलास भी हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी कई मीटिंग्स हुई। सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमने देखा कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की DG ISPR की तरफ से थी। आइए उसके जो चीदा निकात हैं वो आपके सामने रखते हैं।
आप देख सकते हैं कि इश्तिहाल अंगेजी का ये हरबा कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी फाल नहीं होगा, इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं और मुल्क की सलामती और उसकी सरहद के लिए तो हर लम्हा हर लहजा तैयार हैं ही। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हुकूमत वक्त का इस पर क्या मौक़िफ़ था। जब उनके सामने ये तफसीली फैसला आया तो हमने कल देखा कि फ़ारूक नसीम साहब, फिरदौस आशिक रवान साहिबा और शहजाद अकबर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रखा। ये बात वाज़ेह है कि इस तरह के गैर इखलाकी गैर आइनी फैसले का कोई रूम नहीं बनती और जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करने का ऐलान किया गया है और उनके सामने ये समात रखने की कोशिश की है कि किस किस्म का फैसला आया है। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जो की पॉइंट्स है सुनवाते हैं। जी, आप देख रहे थे कि क्या रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल सिस्टम, ऐसा लगता है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद निगाहें सर शर्म से झुक जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस सुबह को ज्वाइन करने का। कल भी आपसे गुफ्तगू रही और कल तफसीली फैसला नहीं आया था। सबसे पहले आपका रद्द अमल जानना चाहूंगी। हम कई टेलीविजन स्क्रीन पे आपकी जो पुरतपाक इसके ऊपर पॉइंट्स हैं, जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हम सुन रहे हैं। आपका रिस्पांस क्या था जब ये आपने आर्टिकल 66 पढ़ा और इसकी सतरें जो पूरा दिन कल टेलीविजन पे चलती रही हैं, इश्तियाल दिलाती रही हैं, लोगों में गम और गुस्से को फैलाती रही हैं, आपका उस पर पर्सनल रिस्पांस क्या था? देखिए, ये जो फैसला है ये तो आया, जब आया कल आया जी, तो उस वक्त तक सेंटेंस जो थी वो पहले अनाउंस कर चुके थे जी। ये दुनिया की तारीख का वाहिद फैसला है जहां पे के सेंटेंस जो है पहले इंपोज कर दी गई और फैसला बाद में लिखा गया जी। और जब सेंटेंस इंपोज कर दी और अनाउंस कर दी और मैं इंटरनेट से फैसला ढूंढ के थक गया और मुझे फैसला ना मिला जी, तो मैंने फिर फोने करके लोगों से पूछा कि भाई फैसला किधर है जी। तो लोगों ने कहा जी फैसला तो कोई नहीं आया, बस सेंटेंस अनाउंस कर दी है। तो मुझे चूंकि ये सारे केस के फैक्ट्स जो हैं मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, मुझे पता है जी, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये जो फैसला है सरीहन खिलाफे कानून है, खिलाफे वाक़ियात है, खिलाफे मंतक है जी। और ये एक लॉपसाइडेड डिसीजन है जिसमें कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो खुद फरीक हैं। सर, आप क्या कहेंगे इरफान साहब के अगर मैं इस फैसले को देखती हूँ, जिस तरह आपने कहा कि जो कंसाइज फैसला था उस पर तो हम गुफ्तगू कर चुके हैं, जिस पर आपने ये वाजे किया कि ये सरेहन गलत फैसला है या इसका तो ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है जो अब मुद्दा बना हुआ है कि इसमें इतनी शिद्दत, इतना इश्तियाल कि कहा जाए कि जी अगर तबी मौत वाक़ हो जाती है तो लाश को घसीट कर लाया जाए, डी चौक पर लटकाया जाए, 3 रोज तक लटकाया जाए। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तानी फैसलों, पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम में हमें मिलती है पहले? देखिए, मैं अभी इस चीज पे बात अब नहीं करूंगा जी। इस पे इतनी बात हो गई है और इस पे कंसिस्टेंटली सारी कौम की राय जो है वो तकरीबन यूनानिमस है जी, एक्सेप्टिंग वेरी फ्यू पीपल जो समझते हैं कि जी जनरल मुशर्रफ के जो जाती तौर पे कोई उनकी कोई जाती अनात थी, उनके अलावा जितने भी ज़ी शऊर पाकिस्तानी हैं जी, सबकी बिल्कुल मुतफ़क्का राय है कि ये जो जज साहब की जो मेंटल कैपेसिटी है उस पे बड़े सीरियस डाउट्स अब सब ने एक्सप्रेस कर दिए हैं। तो उस पे अब मैं क्या मजीद बार बार बात करूं, लेकिन मैं एक चीज पे जो ज्यादा बात करना चाहता हूं जी, कि हम लोगों कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि उस जज की हम बात ही नहीं कर रहे जिसने के कहा है कि उनको सजाए मौत दे दें जी। यानी उस बेचारे को ना केस के फैक्ट्स का पता है, ना सारी की चीज को वो समझा है और वो एक जज का जो बेंट ऑफ माइंड है उसको देखने के बाद भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि ये जज जो है ये किस तरफ बुग़्ज़ का भरा हुआ है और लिहाजा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फैसला आने से पहले कह दिया था जी कि ये फैसला जो है ये खिलाफे कानून है, खिलाफे आइन है। तो अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 100 में उनको फर्स्ट राइट ऑफ ऑडियंस है पाकिस्तान की तमाम अदालतों में। तो
क्या था कि वो अटॉर्नी जनरल को बुला लेते फैसला देने से पहले, जबकि 48 घंटे का पीरियड था सजा सुनाने में और फैसला देने में, तो आप सजाए मौत की बातें कर रहे हैं। तो ये लोगों को तो कॉन्सेप्ट ही इंसाफ के नहीं है। इन सब की जो है मेंटल कैपेसिटी चेक करने की जरूरत है। सर मुझे ये बताइए कि कल शहजाद अकबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसा फैसला लिखते हुए आप ये तो इस बात से भी कतई नजर के फैसला क्या आता, वो अटॉर्नी जनरल को परवेज मुशर्रफ साहब के लिए कांटेक्ट करते या नहीं करते, इस तरह का फैसला लिखा जाना। और शहजाद अकबर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये अपने इदारे पर हमला है और दूसरे इदारे से डायरेक्ट टकराव की सी सूरत हाल है। लेकिन इससे भी कतई नजर मैं आपकी बात को बिल्डअप करना चाहूंगी जब आपने कहा कि हम किस कदर बेहिसी की तरफ, किस तरफ इंसेंसिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं आजाद अदलिया की, सजा और जजा की, क्या आप समझते हैं, क्योंकि ये साल भी अब खत्म होने को है, कि पिछली 2 दिहाइयों में पाकिस्तान में हमने इतने लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस देखे हैं, सिचुएशंस देखी हैं, हमारी मसाजिद पे हमला देखा। उस वक्त तो ये इश्तिहार समझ में आता था कि ऐसे अगर मुजरिम पकड़े जाएं उनको कैफरे किरदार पे हम पहुंचाएं और सख्त सजाओं की अपील करते थे। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, जब बच्चों के साथ ज्यादती का कोई वाकया आता है, कोई घरेलू तशद्दुद की बात होती है, कोई नाहक कहीं खून बहता है, तो बतौर माशरा हम फौरन कहते हैं, यानी हम अब उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं लटकाओ, मारो, सरेआम फांसी दो। तो बहैसियत माशरा हम किस तरफ जा रहे हैं? सिदरा, ये जो आप फरमा रही हैं और ये कंपैरिजन जो आपके जहन में आ रहा है जी, उन लोगों का जिन्होंने के लोगों को कत्ल किया है, लोगों को मारा है, लोगों को जख्मी किया है, दहशत गर्दियां की हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन खुदारा उसका कंपैरिजन आप जनरल मुशर्रफ से ना कीजिए। ऑब्वियसली नहीं हो सकता सर, मैं तो माशरा की बात कर रही हूँ। देखिए यही माशरा है जो उठ के अभी आया, उन्होंने कहा कि ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन हम अपने, हमारी मुनाफिकत है, हमारी अपनी बिगेटेड जो सोच है, हम हर तरह के तशद्दुद को पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक तासुर अब मिलता है ना कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब किसी से जाती डिफरेंसेस हो जाते हैं जी, तो हम अपनी न्यूट्रलिटी नहीं रख सकते और हम फर्ते जज्बात में इस कदर बह जाते हैं कि अगर वो इनोसेंट और बेगुनाह भी हो तो हम कहते हैं कि उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में कितने केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे कि किसी के खिलाफ कोई बात कर दी गई कि इन्होंने ये किया, उन्होंने कहा ठीक है जी हम तो संसार करके आ गए हैं। बाद में पता चला कि जी वो शख्स या वो खातून जो थी वो बिल्कुल बेगुनाह थी, और अगर वो कोई गुनाह किया भी था तो आपको क्या हक तक कि आप संसार कर लेते और कानून को अपने हाथों में ले लेते। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग कौन देगा हमें? सबसे ज्यादा हमारे वुज़रा जो हैं वो आते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों को जिनका ताल्लुक कानून से है और जो इस वक्त वजारत की पोजीशनों पे बैठे हुए हैं जी, एक तो शहजाद अकबर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो सारा केस है इसके फैक्ट्स एक दफा पढ़ लें। बिल्कुल सही सर। इसको इन डिटेल देखें और कौम को बताएं कि ये सारे केस में किस कदर डिस्टॉर्शंस हैं। एब्सोल्युटली। और डिस्टॉर्शन अनफॉर्चुनेटली अलमिया हमारा यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे चीज करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने का। मैंने कुछ आर्टिकल्स मेरी नजर से गुजरे जब कानून दान, एनालिस्ट, तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं तो उनका कहना यही है कि जी जो हम इस्तदा करने वाले हैं, अगर इसके ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं तो ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में ना चले जाएं, या दूसरी तरफ एट बेस्ट ऐसा लगता है कि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे नहीं भी गया मामला तो लगेगा कि इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इट इज गोइंग टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स। लेकिन अगर हमारे सुनने और देखने वाले इस बात पे जरा सा गौर और फिक्र करें कि हमें ये जो जिस चीज को हम आज बुरा कह रहे हैं और इस पर हमारे रद्द अमल आया है, अनफॉर्चुनेटली ये साया हम सबके अंदर मौजूद है। यानी हम अपने जज्बात की रो में इस तरह बैठते हैं, किसी को पसंद नहीं करते तो उसमें शिद्दत आ जाती है। इस नफरत को हमें कम करना पड़ेगा, इस पे काबू पाना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब जरा मौजू को बदलते हैं। क्या आपको पता है कि पूरे बड़े सगीर में और खुसूसन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गाड़ियों की सेल्स तो कम हो गई है, लेकिन एक रिकॉर्ड सेल हो रही है मोटर बाइक्स की और वेस्पास की। अब इसकी वजह से हम ये तो देख सकते हैं कि बड़ा आसानी भी हो गई है। जिन लोगों के पास पहले अपनी मोबिलिटी नहीं थी, अपना कोई गाड़ी या आने जाने का इंतजाम नहीं था बाइक की वजह से, उनको सहूलत तो बहुत हुई है। लेकिन जब मौसम बदलता है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं बेचारों की शामत आती है। कई दफ़ा बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि आप जाएं और कराची में कहते हैं जी वैसे ज़्यादा सर्दी नहीं आती, लेकिन जो बाइक पे बैठे होते हैं उनको बहुत सर्दी लगती है। उन्होंने जैकेट भी पहनी होती है, ख़वातीन होती हैं तो उन्होंने शॉल भी ली होती है, बच्चे को छोटी छोटी टोपियाँ, मोजे, ग्लव्स वगैरह सब पहनाया हुआ होता है। तो आज हमने सोचा इसी मुनासबत से ज़रा साइनस और नज़ले ज़ुकाम पे बात कर लेते हैं। मौसम भी है जी, चाहे आप किसी भी चीज़ पे सफ़र कर रहे हों, आपने फ्लू से ज़रूर सफ़र करना है और इस सफरिंग को थोड़ा कम करने के लिए आज तिब नबवी की नज़र से हमें कुछ गाइडेंस भी देंगे, कुछ टिप्स देंगे किस तरह से हम निपट सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब जुम्मा मुबारक आपको। आपके मुबारक जी। आगा साहब सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे पास आया था मैसेज कि जी हम जितना जो शानदार भी पी लें, चीज़ें कर लें, क्योंकि रोज़ का सफ़र बाइक से है तो तेज़ ठंडी हवा लगती है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे सर्दी के सीज़न में नज़ला जा ही नहीं रहा। क्या टिप देंगे आप उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाइक्स पे जो लोग निकलते हैं, कार में जो शीशे चढ़ा के बैठे होते हैं वो तो बेचारे बच जाते हैं, लेकिन लोग जाते हैं वो चाहे कुछ भी पहन लें लेकिन ठंडी हवा उनको मुतासिर करती है और नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो सर्दी के स्टार्ट में ही लोगों को हो जाता है। अब इससे बचने के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि बाइक्स पे जो लोग जा रहे होते हैं ऑफिस, वो नहा के घर से निकलते हैं, उसके बाद उनको ठंडी हवा लगती है और ज़ुकाम में मुब्तला हो जाते हैं। तो नहाने के लिए मैं उनको एक टिप बताता हूँ कि जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाएं तो नीम गर्म पानी गीज़र का होना चाहिए और पैरों से शुरू करें, अपने पैरों से शुरू करें, डायरेक्ट सर पे ना डालें। आपने देखा होगा डायरेक्ट सर पे लोग जो डालते हैं, बहुत सारे लोगों की अमवात वॉशरूम के अंदर हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो डायरेक्ट सर पे डालते हैं, उससे मौत वाक़ हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह क्या है? अगर बीपी हाई है और डायरेक्ट पानी सर पे डाला जाए तो उससे क्या इफेक्ट होता है? देखिए, सर्कुलेशन जो है ब्लड की एकदम फास्ट हो जाती है डायरेक्ट अगर आप सर पे डालेंगे। हाँ। और जो पैर से डालना शुरू करेंगे, सबसे पहले पैरों को भिगोइए, फिर पैरों से फिर टखनों पे आ जाए, घुटनों पे, आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब ऊपर आता है तो वो पानी आपको नुकसान नहीं करता। गर्म और सर्द का मिजाज एकदम से मिल जाता है। तो हमने देखा है कि तब्बे नबवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौला ने फरमाया कि हमेशा गर्म पानी से नहाइए, नीम गर्म पानी से नहाइए और पहले पैरों से शुरू कीजिए। जब पैरों से शुरू करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और जब गर्म पानी से नहा लीजिए तो उसके बाद वॉशरूम से बाहर आने के बाद पैरों के पंजों को, सिर्फ पंजों को ठंडे पानी से धो लीजिए। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि आप बाहर भी निकल जाएंगे, आपको सर्दी मुतासिर नहीं करेगी। अच्छा। सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जितनी भी स्किन्स की बीमारियां हैं वो भी आपने जब ये पैरों के पंजों को धो लिया, उससे स्किन्स की बीमारियां भी आपकी बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएंगी। तभी देखिए कितनी हिकमत है इस बात में कि हम 5 वक्त जब वुजू करते हैं तो अपने पैरों को धोते हैं, और आमतौर पर लोगों के पैर से तभी धुलते हैं जब वो नहाएं या फिर पेडिक्योर करवाएं, तो जरा उसका खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक नुस्खा मैं बताता हूँ जो खाने पीने का है, और वो ये है कि आप स्टील के भगोने में 4 कप पानी, चाय का पानी 4 कप डालिए और उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालिए, थोड़ी सी अदरक डालिए और 4 लौंगे डालिए और उसको जोश खाने दीजिए। जब वो अच्छी तरह से उबल जाए उसके बाद उसको निथार के, छान के, 1 कप जब रह जाए छान के निकाल लीजिए। उसमें 1 चमचा टीस्पून शहद डालिए और उसको मिलाइए और पी जाइए। आप यकीन करें, अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत है छींकों में, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम बह रहा है, सर में दर्द है, साइनस का प्रॉब्लम है, सब 10 से 15 मिनट में स्टॉप होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये दिन भर में 1 मरतबा करना है। अच्छा, एक आगा साहब आखिरी सवाल है। अक्सर बच्चों को मैंने जब देखा है कि उनको बहुत नज़ला हो रहा हो या इस सीज़न में भी देखें आप, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो मैंने मेरी फ्रेंड है उनके बेटे के साथ भी यही हो रहा था, मैंने पूछा तो कहने लगी ये जेनेटिक है, इनके फादर को भी साइनस का मसला ज़्यादा होता है और उसी वजह से बच्चे को भी है कि हर वक्त या तो नाक, आंखों से पानी आता रहता है, नज़ले की सी कैफियत होती है। मुझे हुआ कि अगर बच्चा हर वक्त फ्लू में रहेगा, इससे दिमाग कमजोर हो जाता है या बाल सफेद हो जाते हैं, इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्जन जोश के फूल
और उसको यहाँ पाकिस्तान में न्याज़बू भी कहते हैं। तो न्याज़बू के फूल ले लीजिए और उसको सूंघने से ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, और अगर उसके पत्ते और फूलों का भपारा भी लिया जाएगा तो भी ख़त्म होगी, स्टीम ले सकते जी हाँ। और एक फूल है मेरे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ज़बरदस्त, मैंने खुद भी बहुत उस पर तजर्बा किया, बहुत ज़बरदस्त, और हज़ारों लाखों लोगों को बताया, उसमें लोग मुस्तफ़ीद हुए। नरगिस के फूल वाइट कलर के होते हैं, नरगिस के फूलों को सर्दी के शुरू में सूंघ लिया जाए और उसको कोशिश की जाए कि रोज़ सूंघे, रोज़ नहीं सूंघ सकते तो हफ्ते में एक बार ज़रूर सूंघे। नरगिस के फूलों को सूंघने से सर्दी में ज़ुकाम नहीं होता। अच्छा, फिर मेरे मौला ने फरमाया कि नरगिस के फूलों को रोज़ सूंघो, रोज़ नहीं सूंघ सकते तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार नहीं होना, साल में एक बार ज़रूर सूंघो। उसका फ़ायदा क्या है? मौला ने फरमाया 3 बीमारियों से हमेशा महफूज रहोगे, बर्स, जज़ाम और जुनून। जुनून यानी कि गुस्सा, गुस्सा इंसान को बहुत आता है। तो मैं इसकी ये मिसालें हमें मिलती हैं अरोमा थेरेपी की। अगर वाकई देखा जाए, और आपकी इस बात से मुझे याद आ रहा था कि अगर आप वाशिंगटन जाएं, दुनिया की किसी भी जगह पे बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं वो छोटे बच्चों को भी और आपको भी उस तरफ राग़िब करने के लिए बाकायदा, जैसे आपने कहा ना सर, दे आर प्लेसेस जहाँ पे मुख्तलिफ हर्ब्स, स्पाइसेस, फूल, बोटानिकल ये जड़ी बूटियाँ रखी होती हैं जिसको बच्चे हाथ लगा सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, उसके टेक्सचर को फील कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली एक तजस्सुस, एक आप उसके अंदर जो हिकमत है, जो उसके अंदर शिफा मौजूद है, उसके बारे में आपका एक तज्जिया बढ़ता है। बिल्कुल। देखिए, अब जैसे ये नरगिस के फूलों से गुस्सा कम होता है, ये वन डिड नॉट नो। जिस तरह कहते हैं कि अगर नींद ना आए तो लैवेंडर ऑयल अगर आपके तकिए पे भी एक ड्रॉप आप कर लें या घर में उसकी खुशबू हो तो उससे नींद ज़्यादा पुरसुकून आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, एक छोटा सा, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। थोड़े रोज पहले हमने आपके साथ सेलिब्रेट किया था द इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे, और ये आज की दुनिया की एक हकीकत है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान से लोग रेफ्यूज लेके बाहर जा रहे हैं। कल मैंने बड़ी ज़बरदस्त एक डिबेट देखी इंडियन चैनल पे जिसमें उनके माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर वाज एक्चुअली टॉकिंग टू एक पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी कह रही हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से उन्होंने वहाँ पर बात की, और जो पूरा मुद्दा था कि किस तरह ये इशू उनको इफेक्ट कर रहा है, इस पर बात की जा रही है। लेकिन क्या कभी हमने इसका जो सोशल इम्पैक्ट होता है, जब लोग एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह पहुंचते हैं और वहां पे उनके लिए सब चीज़ें नई होती हैं, दे नीड अ हेल्पिंग हैंड, दे नीड टू एक्चुअली फाइंड अ प्लेस टू लिव इन, दे नीड टू फाइंड अ लाइवलीहुड, और इसके साथ साथ जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, यानी बच्चों के अगर एजुकेशन है, हेल्थ है, उन सब में उनको ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ व्हेन वी सी के दर्दमंद दिल रखने वाले लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जी हेल्पिंग हैंड, जो इस वक्त पाकिस्तान के अलावा तकरीबन 51 मुल्कों में काम कर रही है। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ इसमें इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें आप सैनिटेशन की बात करें, हाउसिंग की बात करें, इनकी लाइवलीहुड की बात करें, हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं। इसी इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए मारूफ पीडियाट्रिशियन भी हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, कभी कभी इनका पाकिस्तान आना होता है। आज हमने सोचा आपकी भी इनसे मुलाकात कराई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन अंसारी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जो रेफ्यूजी का मामला हम कहते हैं बड़े हमारे दिल के करीब है, मुस्लिम रेफ्यूजीज इस वक्त पूरी दुनिया में पनाह गुज़ीन हैं और दे ट्राइंग टू फाइंड देयर लाइवलीहुड्स अगेन। तो हेल्पिंग हैंड्स चैरिटी क्या ऐसी रेफ्यूजी कम्युनिटी के साथ भी काम करती है? ऑफ कोर्स, दैट इज़ वन ऑफ आवर पायलट प्रोजेक्ट्स। हम पूरी दुनिया में रेफ्यूजीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम रेफ्यूजीज के लिए काम करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है वो तो सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए ऑन द बॉर्डर ऑफ लेबनान एंड जॉर्डन। आई वाज देयर जस्ट फ्यू मंथ्स बैक। तो द स्टोरीज आर एनॉर्मस, और आप अगर उन्हें बताना शुरू करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आपकी जो ऑब्जर्वेशन है कि आपका इदारा काम कर रहा है, जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं इन तमाम ही ममालिक की, अगर यूरोपियन ममालिक की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, क्या इनके लिए कंड्यूसिव है? क्या इनको वक्ती तौर पे सहारा देने की बात की जा रही है, या इनके लिए इनको अपने माशरे का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं? दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, आई शुड टेल यू, क्योंकि ये दिस इज़ द प्रैक्टिकल इशू विच वी फेस। कि हम जॉर्डन जाते हैं तो डिफरेंट जो उनकी इंट्रा कंट्री पॉलिसीज़ हैं उसको डील करते हैं। लेबनान जाते हैं डिफरेंट, पाकिस्तान है तो डिफरेंट।
हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए हेल्पिंग एंड स्पेंड $7 million ओनली ऑन रोहिंग्यास लास्ट ईयर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश की गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज, लेकिन यूनिवर्सल हम क्योंकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव द वेज एंड मीन्स एंड पार्टनर्स इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस इन दोज कंट्रीज जिनके साथ मिलकर हम काम करते हैं, तो कंड्यूसिव हर जगह नहीं होती। इट्स अ चैलेंज, लेकिन वी आर अप टू द चैलेंज। हम कहते हैं कि हमें इनकी मदद करनी है। आप उन मासूम बच्चों को देखिए जो सीरियन रिफ्यूजीज़ हैं या पैलेस्टीनियंस हैं, तो आपका दिल एकदम परेशान हो जाएगा। मैं जब उनको गले लगाता हूँ या उनके साथ बैठता हूँ कुछ वक्त, I don't feel like coming back to US. लेकिन मोहसिन साहब, एक सवाल मेरा ये था, मैंने कुछ इस तरह के रेफ्यूजी कैंप्स देखे, यूके में मेरा जाना हुआ था, और मैंने ये नोट किया कि वहाँ पे जो कवानीन है, वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो कहती हैं कि आप इनको ऐसी चीज़ें भी नहीं दे सकते जिसका इनको एहसास हो कि ये बहुत परमानेंटली यहाँ पे, यानी जिन कैंप्स में होते थे शदीद तरीन मौसमी सिचुएशंस के बावजूद कि सर्दी पड़े, बारिश हो, इनको बहुत पतले पतले कैंप्स दिए जाते हैं। एंड दे आर हर चीज़ से ये मैसेज बड़ा वाजे कर दिया जाता है कि ये जो भी आपका सेटअप है ये वक्ती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पाकिस्तान और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज देखें, जैसे जॉर्डन का आपने यहाँ पे जिक्र किया, लेबनान का यहाँ पे जिक्र किया, वहाँ पे फिर भी ऐसा लगता है कि सेमी परमानेंट सी इनकी रिहाइश है। यस ट्रू, लेकिन उसमें भी हम जैसे जॉर्डन में हमने मोबाइल होम्स दिए। दे वर लिविंग इन डेजर्ट कंडीशंस, टेंट्स थे, 110-120 डिग्री टेम्परेचर है, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, एवरीथिंग इज देयर इन डेजर्ट्स। तो हमने मोबाइल होम देने शुरू किए, लेकिन वंस वी प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट 5000 होम्स, तो जॉर्डन गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया। दे आर नॉट परमानेंट, दे विल स्टार्ट फीलिंग दिस इज देयर होम एंड दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। अच्छा, ये जो दो राय है ये आपके काम को कितना मुश्किल बनाती है? बिकॉज वही वाली बात है कि आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को बस वक्ती रिलीफ दे दें, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जिन सर्कमस्टांसेस में ले रहा है, इसका एक मेंटल इमोशनल इम्पैक्ट है, मेंटल इम्पैक्ट है और फिजिकल इम्पैक्ट भी। बच्चे बीमार पड़ते हैं, मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। इन मसाइल का हल के लिए दुनिया क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए, दुनिया तो अमेरिकन चैरिटीज डूइंग अ लॉट। हेल्पिंग हैंड इज द लार्जेस्ट इस्लामिक चैरिटी इन यूएसए। अल्हम्दुलिल्लाह वी वर्क्स इन सो मेनी कंट्रीज। तो हमने सबने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया। उस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में मेरे जैसे वॉलंटियर्स, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे एग्जीक्यूशन, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स। वी वर्क टुगेदर और हमारा गोल ये है कि इन सारी डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस के बावजूद वी कम अप विद अ प्लान। जॉर्डन में मैं जब खुद गया तो हमारे मोबाइल क्लिनिक्स हैं, तो वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द जो मेल न्यूट्रिशन है। यानी मैंने तो एज बीइंग अ पीडियाट्रिशियन मैं उन बच्चों को देखा, तो वो हमारे स्कूल्स हैं, तो मैं एक स्कूल को विजिट कर रहा था, तो I thought almost 90% of the kids were anemic just by looking at them. You could tell कि वो signs उनके नजर आ रहे हैं। जी। इसी तरह उनको जो most of them are orphans because their fathers were killed. Displaced हैं, पता नहीं है घर वाले किधर हैं, या तो उनसे कभी मिल भी पाएंगे, नहीं मिलेंगे। बट सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने कहा कि मुस्लिम रेफ्यूजीज़ की पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी तादाद है, वॉर रेफ्यूजीज़ भी ये हैं, ट्रॉमा से भी ये गुजरे हैं। अगर इनका इस वक्त हमने कोई हल ना निकाला या इनके लिए कोई एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग प्लानिंग ना की, आप क्या देखते हैं आने वाली दिहाई इनके लिए कैसी होगी? बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ 2020। That is true. देखिए, इसी को क्योंकि वी हैव अ टीम ऑफ फिजिशियंस, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल पीपल एंड पॉलिसी मेकर्स, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज बैड थिंग्स हैपनिंग टू देम, हम कोशिश ये करते हैं कि उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो हमारे ऑर्फन्स हैं, जो यतीम हैं, उनको हम सिर्फ एक डिफरेंट हमारा मॉडल है। बहुत सारा पाकिस्तान में मॉडल है कि यतीम खाने हैं, वी डोंट गिव पुट देम इन यतीम खाना। हम कोशिश करते हैं उनकी फैमिली में आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा फ़र्द है जो सबसे कंफर्टेबल बच्चे होंगे उनके साथ। यू प्रोवाइड देम फूड, यू प्रोवाइड देम क्लोथिंग, यू प्रोवाइड देम एजुकेशन, यू प्रोवाइड देम मेडिकल इंश्योरेंस विच वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान गेट। उसके साथ होता ही है कि हमारी कोशिश ये होती है कि दे फील लाइक दे आर नॉर्मल किड्स और नॉर्मल पीपल। रिफ्यूजीज़ का भी यही मामला है, ऑर्फन्स का भी यही मामला है, मेडिकल हेल्थ केयर का भी ये मामला है, कि हमने भी इवॉल्व किया है विद ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह काम करती हैं। मोहसिन साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, ये जो आपने मॉडल हमें बताया, इसके तकरीबन कितने बेनिफिशरीज इस वक्त पाकिस्तान में होंगे? वाओ, एक्चुअली I was in Islamabad in our head office just day before yesterday. They gave the number that more than 30 million
More than 30 million. 3 crore लोग. 3 crore have been benefited from Helping Hands activities in last 2 years. Remarkable number. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन for being here. और आप तमाम लोग अगर इस कार खैर में इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहें, the largest Muslim charity organization of the US, Helping Hands, इस वक्त 52 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही है. पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इनके बेनिफिशरीज और इसके मुख्तलिफ सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं. सो डेफिनेटली वर्थ कवरिंग एंड लेटिंग यू नो अबाउट. इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. वील बी राइट बैक. So we are a generation in transition. A lot of transition, constant अच्छा, do the generation Z, यानी जो millennials हैं वो तो अभी तकरीबन लगभग late 30s and early 40 को हिट कर रहे हैं. जो इनसे younger age के लोग हैं, do they have it easy? जो लोग इस वक्त अपने 20s में हैं. Right now एक internal जो है ना आपका इंतशार है, क्योंकि आपने जो घर से लिया या जो आपकी सोसाइटी ने आपको दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसके ऊपर चलना शुरू किया, और जब आप रियल वर्ल्ड में आए और आपने देखा ओह दिस इज नॉट वर्किंग, यू वर बीइंग टोल्ड ओल्ड इज गोल्ड, टुडे स्क्रैप, इट इज प्लास्टिक. सो ये इस तरह के बहुत सारे जो आपके प्री कंसीव नोशंस हैं, जब ये बहुत ज्यादा जाके चैलेंज हो रहे हैं तो आप ज्यादा इन चीजों के ऊपर देख रहे हैं कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग. नहीं, लेकिन बड़े मजे से कहा जाता है. इस वक्त जो लोग हमारी स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं, कॉल करके मुझे बताएं, अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है तो यकीन कीजिए आप आखिरी वो जनरेशन है जिसने इंटरनेट का डायल अप टाइम देखा है, जिसने VCR को शायद उनको याद हो, जिनको याद हो कि मैन्युअली टीवी कैसे ट्यून होता था, या फिर उनके घरों में अगर बात की जाए कार्टून्स वगैरह की, उनको PTV का जमाना याद था. आज के बच्चों को ये वो रेफरेंस पॉइंट्स ही नहीं है उनके लिए. Just yesterday we were talking about this कि बचपन में रिमोट पे बड़ी लड़ाई होती थी कि टीवी देखना है. स्कूल जाते थे तो हम रिमोट छुपा के जाते थे ऐसी जगह पे कि वापस आएंगे से विल रेस्क्यू जगह का है. नाउ वी डोंट डू दैट. एक अपना लैपटॉप पे बैठा हुआ है, अलग अपना शो देख रहा है, कोई अपना फोन पे अलग देख रहा है. सो यू नो दैट बॉन्ड इज नॉट. आपके घर में अगर एक कंप्यूटर होता था जिसका एक बड़ा सा CPU था और उसमें रंग और आवाजें आती थी, उसकी केसिंग पे लड़ाई होती थी. अगर बहन भाई दोनों घर में हैं तो काले रंग का होगा या कोई फीमेल कलर का होगा. लड़का हमेशा शोर मचाता था क्या लड़कियों वाला CPU आपने ले लिया है, आई डोंट वांट दिस. और फिर उस पर लड़ाई होती थी कि कौन उस पर कितना टाइम स्पेंड करेगा. एक कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा जरीन बात कर रही हूँ कराची से. क्या हाल चाल है मैम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. लगता है अब मैं भी रेगुलर कॉलर में आ जाऊँ. जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज सुन के, और ये यकीन हो जाता है कि आप रेगुलरली शो देख भी रही हैं. बताइए आज के मौजू के बारे में क्या कहेंगी? आज के मौजू के बारे में ये कहना है कि इस वक्त जो यूथ है ना, ये ज्यादा तकलीफ में है. जब हमारा वक्त था तो हमें इतना कंपटीशन नहीं था. अब तो आप यकीन माने किंडरगार्टन के लेवल से जो कंपटीशन शुरू है, तो जब आप अपने करियर में जाते हो, जब आप आपकी शादी होती है, अगर वो शादी नाकाम होती है, दूसरी शादी, फिर घर में, बाहर, ऑफिस में, हर जगह पर अपने माँ बाप को देखना, जिस किस्म का मुआशरा है. देखिए बाहर जो लोग हैं ना, अब हमारे बच्चे उनको भी कंपेयर करने लगे. जी, आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए सिर्फ मुझे ये बताइए कि आप नौजवान किसको समझती हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि ये नस्ल बूढ़ी नहीं होना चाहती. जो मिलेनियल है वो अपने आप को अभी भी कॉलेज में समझ रहा है, उसके पास इतने सारे टूल्स आ गए हैं, बोटॉक्स आ गया, फिलर आ गया, जिम आ गया है. हम तो अपने आप को तस्वुर ही नहीं कर रहे कि हम 21 से एक दिन भी बढ़े हैं. मैं आपको बताऊं मेरा क्या कॉन्सेप्ट है. मैं समझती हूँ लाइफ बिगिंस आफ्टर 40. जबरदस्त. तो अब मैं यही समझती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे जो समझते हैं ना, हमने सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ अचीव कर लिया, कोई लिमिट ही नहीं है इस वक्त अचीवमेंट की. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन जी कॉल करने का. असल यही सवाल, नौजवान है कौन बताएं तो. कॉन्सेप्ट बाय द वे यू लिव आफ्टर 40. 40 से पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है वो नहीं होता, मॉक एग्जाम चल रहे थे, पता तो अब चला है कि लाइफ में है क्या करना. रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म अब हुई है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट हु आर द यंग पीपल. आपके जहन में यूथ कौन है? मैं तो मिलेनियल्स, जनरेशन Z, बूमर्स इसका जिक्र कर रही थी, लेकिन इन्होंने कहा लाइफ बिगिंस एट 40. इस वक्त जो शख्स 30 से 40 के बीच में है वो जिम्मेदारियों में भी घिरा हुआ है. उसी के मसले है ना ये जो हम सुसाइड की, मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, दुनिया इवॉल्व कर रही है ना. उससे उम्मीद की जाती है भाई अब तुम 20-21 साल के नहीं हो कि तुम्हें ये बेवकूफियां तुम पे जेब दें. और प्रेशर्स भी उस पर ज्यादा हैं. ये 30 to 40 वाली एज इस वक्त कर क्या रही है?
अगेन इट गोज टू द पेरेंटल एंड सोसाइटल नॉर्म के 21 में ये होता है, 25 में ये होता है, 30 में ये होता है, और 30 के बाद तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ। तो हमारे यहाँ 30 से 40 में, यूजुअली पाकिस्तान में तो 20, 22, मैक्सिमम 25 के अंदर बहुत ज़्यादा एक एवरेज एज शादी की चल रही है। सो इस एज तक आपके हाथ में एक बच्चा, 2 बच्चे होते हैं, आप ये सोच रहे होते हैं अच्छा इसको किंडरगार्टन में एडमिशन कराना है, तो इसके लिए इतने पैसे चाहिए, मेरा एक ऐसा बॉस है जो कि मेरा प्रमोशन रोक के बैठा है, देन सडनली यू हैव दिस के हमारे मुल्क में ये हो गया, हमारे मुल्क में हो गया, वी आर प्रीटी मच डिस्ट्रैक्टेड ऑल टुगेदर। दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन बाय द वे व्यूअर्स, ये मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, जो लोग 30 से 40 की उम्र के बीच में हैं उनके क्या गोल्स एंड एम्बिशन है? क्योंकि उससे पहले बेटा क्लास में फर्स्ट आ जाओ, मास्टर्स कर लो, बैचलर्स कर लो, शादी कर लो, ये सारी ड्रामे हो चुके होते हैं। 30 से 40 के बीच में क्या आप अब कोलू का बैल हैं कि सुबह ऑफिस जाइए, शाम में बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, फिर दूसरी सुबह से ऑफिस जाइए, इसके अलावा कोई एम्स हैं लाइफ में बतूल? What I feel like 30 to 40 वाला वो टाइम होता है जिसमें that is the time for you to give it to other people, कि आपने अपनी आने वाली जनरेशन को समझाना भी है, आने वाली जनरेशन को ग्रो भी करना है, so you're passing things on to the other people, so that makes it more severe that आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। But let's look at the challenges that you have ना, हो सकता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई हो, क्योंकि पहले अगर आपके पास पॉकेट मनी या पैसे कम होते थे, 30 में आप कमा रहे होते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास आता जाता है तो आपके फाइनेंस वो बढ़ते भी जाते हैं कि बच्चों ने स्कूल जाना है, फलाना करना है, अपना टाइम अपना नहीं रहता। लेकिन बतूल लुक्स और फिजिकल एनर्जी कम हो रही होती है, खवातीन को और मर्दों को दोनों को एहसास हो रहा था कि वो जो डिजायरेबिलिटी थी उनकी, कि लोग पहले पलट के देखते थे और मुस्कुराते थे, और शॉप पे भी इसी तरह आपको एक स्पेशल एटीट्यूड मिलता था। अब हो सकता है आप इस ट्रॉमा से भी गुजर चुके हो कि उम्र तो आपकी सिर्फ 33-34 साल है, लेकिन आप किसी सुपरमार्केट में गए और किसी टीनेजर ने आपको अंकल या आंटी कह दिया। But I've noticed people in that age have started working more on themselves, शायद इसी चीज की वजह से कि वो लुक नहीं आ रही होती और वो लुक चाहिए होती है। का मसला है, हम बूढ़े होना नहीं चाहते। अब people in the 20s are not taking care of themselves इतने अच्छे से जितना 30-40s वाले रख रहे हैं, because they want to stay in the वो एक कहते हैं ना लाइमलाइट में आपने रहना होता है, you don't want to grow old anymore। अच्छा, how does a man react जब पहली दफा, क्योंकि उनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है ना, भाई कह दो, भाई तक ठीक है, अंकल जब पहली दफा कहा जाता है किसी मर्द को, तो क्या फीलिंग आती है? I think that's the time you look yourself in the gym and see कि जिम जाने की जरूरत है, बाल चेंज कराने की जरूरत है, करवा लूं या नहीं करवाऊं? But अपार्ट फ्रॉम फिजिकल अपीयरेंस, इंटरनेशनली जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये है कि आफ्टर 30 यू मेक बेटर डिसीजन। इंटेलेक्चुअली 30 पे आप बड़ा ज्यादा जो है ना ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। बहुत सारे लोग सर हिला रहे होंगे इस वक्त, बीवियां कह रही होंगी नहीं मुझे तो नहीं लगता, माय हस्बैंड इज मेकिंग बेटर डिसीजंस नाउ। सो हमारे यहाँ बड़ा स्टार्टअप्स और अपने बिजनेस स्टार्ट करने का एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। सो एवरेज एज फॉर अ सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर इन द वर्ल्ड इज 42 to 43। वाओ, एंड हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ नए नए बच्चे जो इस वक्त ग्रेजुएट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी स्टार्टअप प्रोफेशनल्स, व्हिच इज ग्रेट। इफ यू वांट टू बी अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर दैट्स अमेजिंग। लेकिन जो असल बात कर रहे हैं कि अगर आपने 5, 6, 8, 10 साल किसी इदारे को दिए या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किया, आपका तजुर्बा अब आपको बिल्कुल थम्स अप तैयार किए हुए है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? चन्नई से बात कर रहा हूँ बाजी, अब्बास से। जी, क्या कहेंगे? बस प्रोग्राम देख रहा था तो आपका प्रोग्राम चल रहा था, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपकी और ये भाई। मुझे ये बताइए कि कोई मर्द अगर पाकिस्तान में उसकी उम्र 30 के बाद उसकी क्या ख्वाब होते हैं, यानी उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, अब वो जिंदगी में क्या पाने की उम्मीद करता है, उसको क्या चाहिए होता है? उसकी सोच ये होती है कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ ये है कि पहले तो वो सोच यही होती है कि बिजनेस कोई हो या कोई नौकरी हो, कारोबार हो, जिस हिसाब से भी हो, आगे हालात होते हैं उसके साथ उसने चलना है। सही। उसका यानी पैसा कमाने का टाइम होता है, ये आप 10 साल समझते हैं, 30 से 40 साल की उम्र बहुत ज्यादा पैसा कमाने का वक्त है। नहीं, पैसा कमाने का तो हर वक्त कोई टाइम भी हो सकता है, ये तो किस्मत की बात है। इंसान कभी
सही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और आपसे पूछते हैं कि एम्स एंड एम्बिशंस क्या हैं। कुछ लोगों की आप देखिए कि 30 साल की उम्र में, 30-35 साल की उम्र में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है, मजहब से, दीन से लगाव बढ़ जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं भी बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, घर बना लें, पैसा जमा कर लें, अभी जो हमारे पास कुव्वत है शायद ये हिम्मत, ये हेल्थ बाद में ना रहे। खवातीन बच्चों में जुटी हुई होती हैं, क्या उनके भी एम्बिशंस हैं? पाकिस्तान में हम जनरली जो हमारे नॉर्म्स हैं वो क्या, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फोन की नई सिम से अब मिले फ्री व्हाट्सएप, इसके अलावा ढेरों मिनट्स, एमबीज और एसएमएस। तो आज ही यूफोन की नई सिम खरीदें और पाएं, क्योंकि यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। डॉक्यूमेंट। सर वो सैंडविच, कैंटीन, सॉस मिक्स हो गया सर। डोंट वरी, ब्राइट सब राइट कर देगा। ब्राइट सर? You're right, sir. ब्राइट सब राइट कर देगा। यूफोन की नई सिम से अब मिले फ्री व्हाट्सएप, इसके अलावा ढेरों मिनट्स, एमबीज और एसएमएस। तो आज ही यूफोन की नई सिम खरीदें और पाएं, क्योंकि यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। Amreli Steels, building for life. वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के बीच में, बड़ी इंपॉर्टेंट दिहाई है, मिलेनियल्स में आपका तस्वुर किया जाएगा, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आम तौर पे अगर हम अपने माशरे में देखते हैं तो इस दिहाई में आप कर क्या रहे हैं? आप बच्चे बड़े कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में बात हुई थी, अरसल ने कहा मर्द हजरात इस वक्त ATM बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसे ला के घर में देने हैं, और खवातीन जो हैं वो घर की मेड बनी हुई हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि बच्चे होमवर्क कर लें, खाना क्या पकाऊं आज। ये जो एक सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है, जो ऐसा लगता है आप 25 साल की उम्र में ये जुमला सीखते हैं और जब तक आप रिटायर नहीं होते किचन से यही जुमला बोलते रहते हैं। बतूल क्या कहेंगी, ये दिहाई खवातीन के लिए कैसी होती है? What I feel like women are so centered around their kids कि वो और चीज़ से कोई देख ही नहीं रही होती। अपने मियाँ से भी जो बातें कर रही होंगी वो सारी बच्चों से रिलेटेड ही हो रही होंगी। They forget about the fact कि हम आपस में भी एक दूसरे के साथ we're a couple and we need to live with each other. Everything is just centered around the kids. Even is that the narrative we hear as well? आपको लगता है कि अक्सर हमारे यहाँ खवातीन को, यंग मदर्स को सीख भी यही दी जाती है, बच्चों के लिए जिंदा रहो, फौरन बच्चे आप कर लेंगे। You don't even put effort in the relationship. आपकी अरेंज मैरिज होती है, नेक्स्ट ईयर पहली एनिवर्सरी से पहले आपका बच्चा आया हुआ होता है। You haven't even put any effort in the relationship to make yourself a nice couple. आप पहले ही बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि वो भूल ही जाते हैं कि हमने आपस में अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है। आर्टिकल आई थिंक कुछ साल पहले किसी खातून ने, किसी इंग्लिश ब्लॉगर ने ये लिखा था कि मेरी फैमिली में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी इज माई हस्बैंड, नॉट माई चिल्ड्रन, नॉट माई यू नो द अदर थिंग। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ हमेशा खातून को भी और मर्द को भी कहा जाता है बच्चे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चे। तो आपस की वो फ्रेंडशिप, वो कंपेनियनशिप कहीं साइडलाइन हो जाती है। देयरफॉर पीपल आर फीलिंग so lonely। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अकमल बिलाल हूँ, लाहौर कैंट से बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का फजल है, आप सुनाए। बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में? आपका टॉपिक आज का बहुत अच्छा है। इसमें जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि देखें, यंग लोगों के बारे में बात तो रोजाना होती है, बिल्कुल, फैशन पे भी होती है और दूसरी बातों पे भी होती है। सही। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो एज है ना, 50 के बाद या 54 के बाद जी, या 40 के बाद जी, इसमें ये है कि आदमी जो है ना अपने बच्चों को देख के खुश होता है, सही, अपनी फैमिली को देख के खुद खुश होता है, फिर इस बात पे खुश होता है कि मैंने 40 साल में
या 50 साल में ये कुछ अर्न किया है। जी जी। अजमल साहब, अगर ये पूछना चाहूँ आपसे, 30 से 40 की जो दिहाई होती है, ये 10 साल क्या कर रही होती है फैमिली? मर्द हजरात क्या कर रहे होते हैं, खवातीन क्या सोच रही होती हैं? आपका क्या इस पे तज्जिया है? देखिए, ये 30 से 40 साल के दरमियान ये जो फासला है, इसमें ये होता है कि बच्चों की स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी से पीछे होते हैं जी। उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनसे बातें करके खुश होना, उन्हें स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, उनसे प्यार करना, बातें करना जी, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। सही यानी बंदा एक मैच्योर लाइफ में चला जाता है जी, और उसमें वो अपना एंजॉय करता है। सर, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड आजकल जो स्टडीज कहती हैं वो इसी एज ब्रैकेट के लोग हैं। आप इसकी वजह क्या देखते हैं? इसमें यह है कि जो आदमी स्टार्ट में अपनी जो उसकी यंग एज है उसमें वो कोशिश नहीं करता अपने बिजनेस को डेवलप करना, अपनी पढ़ाई पे, अपने मामलात पे। बिजनेस जब आपके पास फाइनेंशियली तौर पे आप कमजोर होंगे तो आप जरूर प्रेशर में जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे। फाइनेंशियली तौर पे आप सेट होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल दूसरी बात जो बड़ी अहम है जी जी, कि दुनिया में जितने भी मामलात होते हैं अल्लाह के हाथ में है। सही। और जिसका यकीन अल्लाह पे होगा वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, ये जो अभी हम चेंजेस की बात कर रहे थे बतूल, उसमें आप क्या कहेंगे? अरसल आप भी कि हमने कहा कि पूरी दुनिया में जो बच्चे जो गलतियां, जो हुल्लड़बाजी, हंगामे, केओस टीन एज में या कॉलेज ईयर्स में कर चुके होते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड्स हैं, घूमना फिरना है, मुख्तलिफ और जो ना उल्टी सीधी ख्वाहिशें हैं, हमारे यहाँ देखा गया है कि हमने इतना बच्चों को प्रेशराइज किया होता है, नहीं बेटा पहले पढ़ाई, पहले ये, पहले वो, कि जब 30s में आपके पास फाइनेंशियल एंड अदरवाइज फ्रीडम आती है तो वो बहुत सारी जो टीनेज वाला एटीट्यूड है वो वापस आ जाता है। ये क्या वजह है? अब लाइक यू सेड, वो वाला टाइम जो टाइम होता है एंजॉय करने का, उसमें हम बाकी चीजें कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू गेट दैट फ्रीडम, आप फाइनली आपकी जॉब शुरू होती है आफ्टर 25, आई वुड से 25 के बाद तो आप एंजॉय करना शुरू करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद जब पीछे से अम्मा पापा कहते हैं कि शादी कर लो, सो यू बी लाइक अभी तो मैंने आई जस्ट स्टार्टेड लिविंग, सो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ। So I've seen men delaying their marriages as well just because they want that freedom and they want to enjoy, because they know for a fact कि हमारे norms ऐसे हैं कि मुझे बस ये 5-6 साल ही मिले हैं जो मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, and then after that I'll have to do everything for my wife, I'll have to do everything for my kids, so this is just me time, so let me खौफ है। असल how real is this fear कि आदमी समझते हैं कि शादी हुई फ्रीडम खत्म, और हम उनको छेड़ते भी हैं, यानी आपके जितने बहन भाई, आपके कजन्स हो, फ्रेंड्स हो, कॉलीग्स हो, जिसकी शादी हो रही है तो उसको हम छेड़ होते हैं, अब भाई सारे मजे खत्म, तुम्हारी इंडिपेंडेंस खत्म। व्हाई डू वी से दैट? इट्स जस्ट के वो मेरे कॉलीग कहते हैं ना, इनकी अच्छी नहीं हुई तो समझते दूसरों की भी अच्छी नहीं होगी। जब भी अगर आप किसी को अपना शादी का इनविटेशन कार्ड भेजें तो वो आपको सामने से कहता है ऑल द बेस्ट, तुम्हें देखना मजा आएगा। 2 महीने बाद जब आपकी उनसे बात हो रही थी, और भाई कैसी चल रही है? यार अच्छी चल रही है। He wasn't expecting it। और अगर आप कहते हैं कि अच्छी चल रही है, हाँ अभी तो शुरुआत है, 1-1.5 साल में तो हॉरर मूवी शुरू हुई है, इस तरह वाला। और अगर आप 1 साल बाद उनसे मिल रहे और आप कहें कि हाउ इज इट गोइंग एंड यू आर लाइक अच्छी गुजर रही है, अच्छा हाँ अभी बाप नहीं बने हो ना, तो भी ऐसा लगता है। They will wait for you to say something। Even if your kids turn out to be good, तो फिर there is something कि हाँ यार तुम्हारे लिए तो, तुम्हारा तो आसान है ना, घर में तो इतना टेंशन नहीं है। So if I'm not happy, I have this tendency to ask everyone that why everyone is happy around। ये वो jealousy है, या ये वो एक psychological I would say a disorder thing जो कि बड़ा wrapped है कि मैं तुम्हारी बड़ी केयर करता हूँ, मेरे पास तजुर्बा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तजुर्बे के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमें हर चीज में कहा जाता है कि तजुर्बेकार आदमी से मशवरा लो। सही। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि पहले की दुनिया मुख्तलिफ थी, अब चीज बदल रही है। सही। हमें जो 10-15 साल का तजुर्बेकार आदमी बता रहे हैं वो तो उस दुनिया का या उन रूल्स ऑफ द गेम का जो कि हमारे टाइम के ही नहीं है। हाँ, और दूसरा ये कि आप उनकी किसी बात को चैलेंज नहीं कर सकते। जब आप उनको चैलेंज करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, हमने एक तो बहुत सारा तजुर्बे के बाद दुनिया देखी है, फिर ये भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ना, एक मुझे बड़ी जबरदस्त किसी ने मीम भेजी थी, उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे, यानी जो लोग अभी 30s में हैं, जब हम बच्चे थे तो बच्चों के सुनने का रिवाज नहीं था, हम बड़े हुए तो बच्चों के सुनने का रिवाज हो गया, हमारी तो किसी ने सुनी नहीं। ना हमारे बच्चे होते हुए कोई से थी, ना हमारी बड़े होके कोई से है। ये आप कभी फील करती हैं बतूल? A lot of times, it's so true। बच्चे obviously because they see the today's generation and today's things that are happening, तो वो अपने हिसाब से ओपिनियन दे रहे होते हैं, और बड़े obviously अपने हिसाब से दे रहे होते हैं। And then there's this constant
कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बीच में जो चल रही है कि भाई आप या तो नीचे आ जाएं या आप थोड़े से ऊपर हो जाएं, अब वो बीच का एक ग्राउंड ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो बीच की जनरेशन है वो बेचारी चक्की पिसिंग। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वो मैं सुन रहा था, गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही थी कि उसमें बार बार लफ्ज मर्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। एक तो वो एक थोड़ा सा छोटा सा जोक है, वो शादी थी शेरों की जी, तो वो आगे आगे जो शेर की बारात जा रही थी तो वो लोग भंगड़ा डाले थे, सारे शेर थे। एक चूहा देखा किसी बुजुर्ग शेर ने कि वो भी डांस कर रहा था, तो वो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये हमारी बारात जा रही है और इसलिए ये चूहा क्या काम कर रहा है। हाँ। उससे पूछा भी ये शेरों की बारात है, हाँ, और तुम यहाँ क्या काम कर रहे हो? तो बात ये है कि मैं भी पहले शेर था, शादी के बाद में तो बात ये है कि मर्द बेचारे अक्सर शादी के बाद वैसे मत मर जाती है बेचारों की। अच्छा, मुझे बताएं राशिद साहब, ये मुझे लगता है जनरल परसेप्शन है, लेकिन जो 30 से लेके 40 तक की एज होती है उसमें मर्द हजरात पे ज्यादा ज्यादती होती है, उन पे ज्यादा प्रेशर होता है या खवातीन पे? नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि वो एक लीडिंग चेयर पे होते हैं, उन्होंने मतलब चलाना होता है सारा कुछ, तो प्रेशराइज होते हैं लाजमी। लेकिन ये है कि ये अगर वो उनके पास पावर भी होती है, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत भी दी होती है, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलते भी हैं। उसमें इंसान को अपनी पावर भी यकीन रखना चाहिए और फिर ये है कि सबको लेकर मिलके चले। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जो अभी हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि जो शरह है इस वक्त डिप्रेशन की, एंजाइटी की, उन लोगों की जो खुदकुशी अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आदमियों का यानी मर्द हजरात का इतना बड़ा नंबर क्यों है, परसेंटेज ज्यादा क्यों है? वो मैं ये महसूस करता हूँ, बिल्कुल ये ऐसे आते हैं टाइम आते हैं जिंदगी में कि मैंने वैसे एक असूल मुझे किसी ने बताया था कि अगर कोई बंदा 20 साल की उम्र में खूबसूरत नहीं और 25 साल की उम्र में ताकतवर नहीं और 30 साल की उम्र में दौलतमंद नहीं, तो समझे वो डिले कर चुका है हर चीज। वैसे 30 से 40 का जो डिकेड है ये इतनी तेजी से गुजरता है कि बंदे को एहसास ही बाद में जाके होता है। हाँ। लेकिन इंसान को कंटेंट रहना चाहिए, फिर इंसान सारी जिम्मेदारी को संभाल सकता है, अदरवाइज बंदा अपने प्रेशर ले ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। और वाकई इन्होंने टाइम परसेप्शन की बड़ी अच्छी बात की बतूल, कि जब हम स्कूल में थे तो ऐसा लगता था पता नहीं हमारा कब ओ लेवल्स खत्म होगा, यानी एक बहुत लंबा अरसा लगता था। कॉलेज में, काम पे थिंग्स ग्रू फास्टर एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट कि जो 30s की डेकेड होती है ये आपको लगता है कल ही की तो बात थी, फलाने से अभी तो मिले थे, अब वो बच्चे हुए थे, ये बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए? हाउ इज इट गोइंग सो फास्ट आफ्टर दैट? इट्स गोइंग सो फास्ट एंड द प्रॉब्लम इज कि हमें भी उसके साथ उसी तरह चलना पड़ रहा है, उसी पेस पे चलना पड़ रहा है। इफ वी आर स्लो एट एनी पॉइंट चीजें आगे निकल जाती हैं, हम पीछे रह जाते हैं। सो especially men, they're facing a lot of issues in that age. What do women expect? Women expect them to be perfect. Obviously हमारा हस्बैंड है, उसको पैसे भी होने चाहिए, बच्चों के अच्छे स्कूल भी होने चाहिए। There are a lot of expectations in that age. मैंने सबसे कॉमन जो जुमला रिटॉर्ट आदमियों की तरफ से सुना है ना बतूल, वो कहते हैं कि तुमने ना बहुत ज्यादा बॉलीवुड मूवीज देख ली हैं, तुम्हें लगता है सब पैसे भी होंगे, इस वक्त मैं रोमांटिक भी होऊंगा और मैं गुड लुकिंग भी होऊंगा। रात के 9 बजे आ रहे हैं, then you expect them to go out for dinner. Obviously, मतलब वो मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं होती आपके पास ये सब करने की। So there are a lot of expectations which are causing a lot of pressure obviously. And मर्दों में एक चीज होती है, औरतों का कोपिंग मैकेनिज्म चला जाता है इमोशनल साइड पे। सो वो हमें नजर आता है कि भाई वो अभी डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है, वो रो रही हैं, वो लॉट ऑफ इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म। मर्द जो है वो उल्टा अपने आप को सब्लिमेशन की तरफ ले जाते हैं, एंड दे स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्वड इन वर्क मोर। एंड आप देखिए जितनी गलत चीजों की लत लगती है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, वो चैनल वो राइट चैनल है नहीं, तो इस वजह से अनहेल्दी चैनल्स की तरफ वो जाना शुरू कर देते हैं। सो यू गिव देम द राइट channel, you give them an outlet to express and they will never go to that. But what kind of outlet are we talking about? Because खवातीन का एक बड़ी वो भी यानी शिकवा ये भी होता है expectations की, आपने बात की कि भाई नहीं जाना बाहर खाने को समझ आता है, रिश्तेदारों से नहीं मिलना समझ आता है, बैठो मुझसे बातें करो। वही आपकी वाली बात, जब वो 9 बजे ऑफिस से थका हारा आता है, उसका नहीं दिल चाह रहा आपसे आलू टिंडे बच्चों की शरारतों पे बात करने का, क्या करें उस वक्त खवातीन? एक तो what I feel like couples don't talk about their own lives separately. आप अगर आ रहे हैं घर पे और रात को आप बात कर रहे हैं तो आप बच्चों की ही बातें करते रहेंगे। भाई आप उससे ये तो पूछो ऑफिस में क्या हुआ, how are things at work, are you facing any kind of issues, share their office life with their partners.
एट ऑल, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि इधर से कोई शायद वैलिड कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा या सपोर्ट नहीं आएगा. दे डू नीड दैट, दे नीड टू टॉक टू समवन एट द एंड ऑफ द डे. और वो आके भी बच्चों की बात करेंगे तो दे विल बी लाइक लेट्स जस्ट नॉट टॉक, लेट्स जस्ट गो टू नहीं करनी. अरशद, आप क्या कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर मेन सीकिंग? यानी अपने काम के कारोबारी मसाइल, जैसे बतूल ने कहा, एक तो बताते ही नहीं है और काफी खवातीन मैंने देखा है स्पेशली कि जो घरेलू खवातीन है वो डिस्कनेक्टेड होती हैं, उनको नहीं पता कि बाहर क्या प्रेशर्स चल रहे हैं. किस किस्म की सपोर्ट मैन एक्सपेक्ट करते हैं उसमें? आई थिंक इसमें पहले तो ये ना कि व्हाट अदर पर्सनालिटीज डू आई हैव ओनली, कि मैं मेरा काम है मैं वही हूँ, या जो मेरे बच्चे हैं मैं वही हूँ, या जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था मैं भी वही हूँ. जो यूजुअल मिस आउट है वो खवातीन और मर्द हज़रात में वो यही है कि मैं बात करना चाहता हूँ इस वक्त बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात उसी वक्त करनी है. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ. हमारे यहाँ जरा वो इमोशनल स्पेस देने का या मेंटल स्पेस देने का यूजुअली रिवाज नहीं है. रिवाज ही नहीं है. हाँ, You want space, go to NASA. हम वो करते हैं. वो भी हम कहाँ जा रहे हैं. हम नहीं कहते, लेकिन हम इस्तेलाह में ये कहते हैं तुम्हें स्पेस चाहिए, चलो भाई देखा जाएगा. एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है. ब्रेक से वापस आते हैं, इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाते हैं. व्हाट डू मेन वांट, व्हाट डू वुमेन वांट, लेट्स फाइंड आउट. वेलकम बैक. हम बड़े बड़े आइडियल्स की बात करते हैं. आप एक इंसान की तालीम और तरबियत और एक्सपोजर बेहतरीन कर दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट लाइज एट द हार्ट ऑफ इट इज़ वी ऑल वांट टू बी सीन, हर्ड, प्रिफर्ड, चोजन ओवर अदर थिंग्स. और ख़ास तौर पे अगर आपकी ये नीड्स बचपन में पूरी ना हुई हों और आपका सारी ज़िंदगी जो आपका टीनेज है, 20s है, क्योंकि लड़कपन का वक्त था, इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं थी, आप इन्हीं चीज़ों की मज़ीद वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं और ये आपको पैटर्न्स की तरह नज़र आती रहती हैं. 30 से 40 साल की उम्र की वो दिहाई होती है जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी है कि आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकें. अगर कोई आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई ऐसी कमी, कोई महरूमी आप फील करते हैं अपनी लाइफ की, आपके पास वो इख्तियारात होते हैं कि आप अपने आप को हील कर सकें और उसको दोबारा अपने आप को तकलीफ ना देने दें. लेकिन इसके बारे में आगही और सेल्फ अवेयरनेस इतनी कम है कि हम ऑन दी अदर हैंड डिप्रेशन में, एंजाइटी में और शदीद तरीन इंतहाई इक़दामात की तरफ चले जाते हैं. तो आज हमारी सारी गुफ्तगू का मौजू यही था कि बड़े बड़े आइडियल्स को छोड़ के कमिंग डाउन टू द कोर ऑफ अ पर्सन. एक शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इसी प्रॉब्लम्स, इसी माशरे में हमारे साथ है. 30 से 40 साल की उम्र में मर्दों की क्या एक्सपेक्टेशन है और ख़वातीन अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं, यही बात हो रही थी. हमें अभी तक हम कम्युनिकेशन पे पहुंचे थे. बतूल, क्या वाकई ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत वाइड होता है? तो वाइड कम्युनिकेशन गैप, पार्टनर्स में भी आपस में एक दूसरे में बहुत गैप है, बच्चों के साथ भी बहुत गैप है. यूजुअली हम ये देख रहे होते हैं, बच्चा अम्मा के पास जाता है, कहता है कि कम्युनिकेट दिस टू द फादर एंड दे कांट डायरेक्टली गो टू द फादर बिकॉज ऑब्वियसली फादर्स आर नॉट दैट अवेलेबल एज कम्पेयर टू द मदर्स. मुझे कभी-कभी लगता है इन द मिडल ऑफ अ कन्वर्सेशन, इन द मिडल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, जब पूरी फैमिली मिलकर बात कर रही होती है और आपसे किसी इशू के बारे में पूछा जाए कि आपका क्या ओपिनियन है, I sometimes feel like a loss of words. मुझे लग रहा होता है कि बहस बराए बहस हो रही है और मेरा एक्चुअली कोई ओपिनियन नहीं है. हेल्दी डिबेट्स नहीं होते हैं घर में. दैट्स द प्रॉब्लम. हेल्दी डिबेट वो चेंज हो जाता है एज इफ लाइक यू आर ऑफेंडिंग ईच अदर. वो लॉजिस्टिक्स पे चला जाता है और फिर वो बात होती है कि तुमने परसों ये किया था, तुमने 6 महीने पहले. एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी, क्या हाल चाल आपके? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शबीर कसूर से. जी शबीर साहब, क्या कहेंगे? ये जो उम्र के हवाले से आप बता रहे हैं ना, ये 30 से 40 के दौरान, जी, ये इसमें सबसे ज्यादा परेशानी जब आती है ना इंसान को, इसी में इंसान ने सब कुछ करना होता है. जी. तो इसी में शादी होनी होती है, इसी में बच्चे होने होते हैं और अनफॉर्चुनेटली इसी में वालिदैन में से किसी ना किसी का ना जाने का टाइम हो जाता है या बीमार हो जाता है. सही सही. शबीर साहब, तो ये तो जिंदगी का पहिया है. मुझे ये बताइए कि जो यूथ है हमारी, बचपन में, उनके टीनेज में, 20s में, हम देखते हैं कि हुब्बुल वतनी बहुत ज्यादा होती है, मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा बहुत ज्यादा होता है. क्या आपको लगता है कि हमारा माशरा, हमारी अनसर्टिनिटी, हमारे प्रेशर्स ऐसे हैं कि 30 से 40 साल की उम्र में मुल्क के बारे में सोचने का वक्त नहीं रहता, सिर्फ अपने बारे में इंसान सोच रहा होता है? नहीं, मुल्क के बारे में सोच रहे होते हैं. असल में ना हमारे जो टीचर होते हैं, जो हमारे उस्ताद होते हैं, जिस माशरे में हम रह रहे होते हैं, हाँ जी, हम ज्यादा उनको फॉलो करते हैं. हाँ. अगर मैं किसी पार्टी से रिलेटेड हूँ तो मैं उसकी बात करूंगा. सही. तो
मुझे ना सबसे ज्यादा अपनी ना अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत है। हालांकि मैं एक पार्टी को वोट भी करता हूँ, वोट भी करता हूँ और मेरी फैमिली भी ऐसे ही है। सही। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा अपनी मोहब्बत अपने पाकिस्तान से है, क्योंकि हम रोल मॉडल्स के तौर पे उनको देखते हैं ना। हम देखते हैं कि ये अपनी, क्योंकि हम उस दौर से गुजरते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई हमसे जुड़े हुए रिश्ते, जैसे आपने जिक्र किया, हमारे वालिदैन, हमारे पार्टनर्स, हमारे बच्चे, हम देखते हैं कि उन तमाम चीज़ों को छोड़ के अफवाज पाकिस्तान के जो हमारे मुजाहिदीन हैं, जो सिपाही हैं, वो इन जिम्मेदारियों को छोड़ के मुल्क की जिम्मेदारी को सबसे अव्वलीन रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। असल आप क्या कहेंगे कि हुब्बुल वतनी की जैसे हमने बात की, 30s 40s में जो रूड अवेकनिंग या मटेरियल चीज़ों से जब आपका दिल उकताने लगता है, ये वजह बनती है जो लोग मजहब, दीन, रूहानियत की तरफ भी रुजू करते हैं, या कोई और इसके वजूहात भी बनती हैं आपके ख्याल में? आई थिंक इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आपने इससे पिछले टाइम के अंदर जो एफर्ट और जो जहाँ पे ज़्यादा ध्यान लगाना है वो काफ़ी लगा चुके होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट द 30s मिड 30s यू रियलाइज के मटेरियल चीज़ों में वो सेटिस्फैक्शन, वो ग्रैटिट्यूड, वो चीज़ें नहीं है। एंड देन यू गेट बैक टू योर रूट्स के जो मेरा रिलीजन मुझे कहता था, जो मैंने सीखा था, समझा था, जो सुकून मुझे वहाँ मिलता था। इट्स गोइंग बैक टू द रियलाइजेशन। आप खोज में होता है ना, आपको इत्मीनान नहीं मिल रहा होता। जैसे कई ऐसे लोग नहीं होते जो हम कहते हैं भाई कॉलेज लाइफ में बड़े हीरो थे और नमाज रोजा शायद उनकी प्रायोरिटीज में नहीं था, अब आप देखते हैं उनमें बहुत तब्दीली आई होती है और दूसरों को भी वो इस तरफ राग़िब कर रहे हैं। उन्होंने वो चीजें जो उसके अगेंस्ट थी वो तकरीबन हद तक ट्राई कर ली होती हैं और एटलीस्ट देयर द फ्लेवर ऑफ इट, एंड दे गॉट टू रियलाइज के शायद इसमें उतना ज्यादा मुझे परमानेंट या एवर लास्टिंग इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। और कभी कभार ये भी होता है कि अब अपने बच्चे नजर आ रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि जो गलतियां अगर मैंने की हैं तो बच्चे ना करें, तो यू वांट टू बी अ बेटर रोल मॉडल फॉर द किड्स। एंड एट दिस टाइम चीजें इतनी स्टैग्नेंट हो जाती हैं कि यू नीड समथिंग एल्स, यू नीड अ पर्पस, यू नीड समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल, थैंक यू अर्सल फॉर बीइंग हियर, और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही। आप अपने कमेंट्स जारी रखिएगा, इसकी क्लिप्स आप देख सकेंगे यू नो आज पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे भी, और उसके नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपके पर्सनली इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के बीच में हैं, हमारी किन बातों से आप अग्री करते हैं, किन से इख्तिलाफ है, या कोई अपना इनपुट इस पे देना चाहें। आपसे पीर को दोबारा मुलाकात होगी मंडे। आई विल सी यू देन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।